Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully all of you will be alright. In today's lecture, we will discuss about translation skills. Urdu to English translation. What are the steps that you have to keep in mind while translating? फर्स्ट थिंग इज़ रिकग्निशन ऑफ टेंसेस इन उर्दू. सबसे पहले आपने रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा टेंस है जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है. देन एडिक्वेट वोकेबलरी ऑफ उर्दू एज़ वेल एज़ इंग्लिश, कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि उर्दू का जो पर्टिकुलर वर्ड है उसका मतलब क्या है, कि आपको उसका मीनिंग आता है उर्दू में, और फिर पर्टिकुलरली आपको उसका इंग्लिश का भी वर्जन पता है. देन ट्रांसलेट द सेंटेंस रादर देन वर्ड्स. स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एक वर्ड की ट्रांसलेशन करते हैं. यू डोंट नीड टू ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड, आपने सेंटेंस ट्रांसलेट करना है. जैसे आप देखें उर्दू में बाज़ दफ़ा जब तक आप पूरा जुमला नहीं बोलते वो चीज़ कन्वे, लेकिन इंग्लिश में आप एक वर्ड से बात कन्वे कर लेते हैं. जैसे उर्दू में आप कहते हैं मुझे माफ़ कर दें, इंग्लिश में आप कहते हैं सॉरी. बात दोनों सेम है, ठीक है. ट्रांसलेट द वर्ड अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस इन विच दे हैव गिवन. ठीक है, जिस रेफरेंस से दिया गया है उसी रेफरेंस से उसको ट्रांसलेट करें, उसका रेफरेंस चेंज ना करें. फिर मॉडल सेंटेंस उसमें कौन से यूज़ हुए हैं उनको रिकग्नाइज़ करें. फिर देखें कोई कंडीशन तो नहीं है, कोई कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन तो नहीं है. फिर देखें कि अगर कोई फ्यूचर की शेड्यूल एक्टिविटी है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करें. पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़, डबल एक्टिविटी. आपको पता है कि जब हैपनिंग में जब दो पास्ट हों तो जो हैपनिंग में फर्स्ट हो वो कैसे. और फिर आप चेक करें ट्रांसलेशन, जब आप ये स्टेप्स देख लें फिर चेक करें, उसका रिवर्स करें कि जो आपने ट्रांसलेशन की है उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने का वही मीनिंग दे रहा है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. अब इसमें सबसे पहली चीज़ है रिकग्निशन ऑफ टेंस. सबसे पहले अगर आप देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट पास्ट में क्या आता है, था, थी, थे. और जो पास्ट इंडेफिनेट की बात करें, और पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में ता, ती, ते. ठीक है जी. इसी तरह फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या है, गा. ठीक है जी. इसी तरह अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूस टेंस में रहा, रही, थे, था, थी. इसी तरह कंटिन्यूस में रही है, रहे हैं, रहे हैं. फ्यूचर में रहा, रहेगा, रहीगा. इस तरह से परफेक्ट में चुका, लिया, था पास्ट में, और प्रेजेंट में क्या है, लिया है या चुका है. इसी तरह फ्यूचर में गा होगा, चुका होगा या होगी. इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर हम पास्ट की बात करें तो वक्त विद रेफरेंस टू टाइम की कोई कंटिन्यूटी चीज़ है. इसी तरह प्रेजेंट में भी, इसी तरह फ्यूचर में भी. ठीक है. अब ये देखें टाइप्स एंड सब टाइप्स, ये मैं दोबारा से शेयर किए. ये टेंसेस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन क्या है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. स्टेट ऑफ एक्शन जो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट. और ये सारे मैंने इनके हेल्पिंग वर्ब ताकि दोबारा से. अब मैंने यहाँ पे जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो उसके उर्दू में क्या है, ता है, ती है, तय सेंटेंस स्ट्रक्चर में. ठीक है जी. जैसे इसी तरह पास्ट में देखें जी, ये सेंटेंस दिया है, मैं कल स्कूल गया. ठीक है जी. इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे. वो मुझे ट्रेन में मिले, दे मेट मी इन द ट्रेन. पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है. अब आपने सबसे पहले क्या देखा जी, आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया. मैं कल स्कूल गया, ये पास्ट की बात हो रही है और प्रीवियस. ठीक है जी. अब कल की बात हो रही है, यस्टरडे की बात हो रही है. तो आपने पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म. तो सिंपल सी बात है, वो मुझे ट्रेन में मिले. यहाँ से भी आप देखें, आपको सबसे पहले टेंस आइडेंटिफाई किया, पास्ट इंडेफिनेट है, और आपने मिले, मीट होता है, उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ किया आपने, मेट कहाँ पे, ट्रेन में. तो आपने सिंपली इसको ट्रांसलेट कर दिया. वो हंसा करता था, ही यूज़ टू लाफ. ठीक है जी. वो हर रोज़
यहाँ से ही गुज़र कर जाया करते थे। ही यूज़ टू पास बाय हेयर एवरी डे। ठीक है जी। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट है। फ्यूचर इंडेफिनेट में आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, विल और शैल, और इसमें पहचान क्या है, गा गी गे। ठीक है जी। इसी तरह इसकी एग्जांपल है, वो मुझे देख लेगा, ही विल कैच मी। वो मुझे जाते देख लेगा, ही विल कैच मी गोइंग। वो मुझे स्कूल जाते देख लेगा, ही विल कैच मी गोइंग टू स्कूल। वो मुझे एतवार वाले दिन दोपहर को स्कूल जाते हुए देख लेगा, ही विल कैच मी गोइंग टू स्कूल ऑन अ सैटरडे एट 8 o'clock। कैसे आप उसमें एक एक फ़िक्रा ऐड करते गए और सेंटेंस ऐसे बनता गया। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है उसकी पहचान, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं। ये कुछ मैंने रैंडम सेंटेंसेस दिए हैं कि वो सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ते हैं। कौन सा टेंस है ये, इंडेफिनेट। दे ओनली ऑफर प्रेयर्स ऑन फ्राइडे। इसी का नेगेटिव बनाया, वो जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। दे डू नॉट ऑफर प्रेयर ऑन फ्राइडे। फिर नेक्स्ट है, वो अमूमन स्कूल देर से जाता है। वो अमूमन स्कूल देर से जाता है। ठीक है। अमूमन क्या होता है, यूजुअली, डेली। शी यूजुअली कम्स लेट एट स्कूल। ठीक है जी। इसी तरह आप कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, जनरली ट्रू, जो आपके रूटीन वर्क हैं। ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि इसी तरह से ये जो है इसमें आप प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल का है, जैसे इफ़ यू स्टैंड इन द ट्रेन रेन यू गेट वेट, कि अगर आप बारिश में खड़े होगे तो आप गीले हो जाओगे। ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ लगता है ना, कि अगर आप बारिश में खड़े होगे तो गीले हो जाओगे। अब देखें इनमें जब सिंपल इनमें कौन सी फर्स्ट कंडीशन में हम क्या बात करते हैं, इफ़ यू स्टैंड इन रेन यू गेट वेट। ठीक है जी। इसी तरह फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम वो पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, जैसे इफ़ यू ट्रेन वी विल कैंसिल द ट्रिप। हम पॉसिबल फ्यूचर इवेंट के, अगर बारिश हुई तो हम क्या करेंगे, ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। उसका सेंटेंस क्या, पहला जो इफ़ पार्ट है उसको हम प्रेजेंट में लिखते हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसको हम किस में लिखते हैं, विल, यानी कि फ्यूचर सिंपल में। फिर सेकंड कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन में हम अनलकीली सिचुएशन, जो नहीं हो सकती, अनरियल, इम्पॉसिबल सिचुएशन। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट, कि अगर मैं लॉटरी जीत गया, ठीक है जी, गया होता तो। इफ़ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच, अगर वो अपना घर बेचते तो वो, तो मतलब अनरियल सिचुएशन। इसी तरह थर्ड कंडीशन है, जिसमें आप इमेजिनेशन ऑफ डिफरेंट पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन जो नहीं हुई होती। इफ़ यू हैड स्टडीज़ यू वुड हैव पास, के अगर आपने पढ़ लिया, अगर तुमने पढ़ लिया होता तो तुम पास हो गए होते। ठीक है। इस किस्म की सिचुएशंस। अब देखें यहाँ पे मैंने ज़ीरो कंडीशन, अगर बारिश हुई तो मैं भीग जाऊँगा। ठीक है। इफ़ यू ट्रेन आई गेट वेट, अगर बारिश हुई तो मैं नहीं आऊँगा। अब ये क्या है, फ्यूचर की, क्या अगर बारिश हो गई, ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के। इफ़ यू ट्रेन, सेकंड पार्ट क्या होगा, फ्यूचर में, आई शैल नॉट कम, अगर बारिश होती तो मैं भीग जाता। अब देखें होती हुई नहीं, ये अनरियल सिचुएशन है। ये कौन सी है, सेकंड कंडीशन के। इफ़ इट रेन आई वुड गेट वेट। ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट और उसके बाद वुड यूज़ करते हैं। ठीक है। पास्ट सिंपल और फिर वुड। थर्ड कंडीशन में क्या करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव प्लस पास्ट, अगर बारिश हो चुकी होती तो मैं भीग चुका होता। इफ़ इट हैड रेन आई वुड हैव गॉटन वेट। ये क्या है, थर्ड कंडीशन है। अब आपने इन कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कि जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस है उसमें इफ़ के साथ प्रेजेंट सिंपल आता है, उसके बाद हम विल और यूज़ करते हैं, विल और शैल। सेकंड कंडीशन में फर्स्ट इफ़ के साथ हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, और
इफ़ के सेकंड पार्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, वुड। और थर्ड कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट इफ़ के साथ। और सेकंड पार्ट में क्या यूज़ करते हैं, वुड हैव। जैसे ये इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम, इफ़ आई हैड नॉट बीन सिक आई वुड हैव गॉन टू योर पार्टी। ठीक है जी, अगर मैं बीमार ना हुआ होता तो मैं तुम्हारी पार्टी में आ चुका होता। ठीक है जी, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैंने इनकी ट्रांसलेशन भी बताई। अच्छा, अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ट्रांसलेशन में स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि वो उर्दू, जिस तरह उर्दू का सेंटेंस दिया गया होता है वो इसी तरह ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। कीप इन माइंड कि उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। जैसे इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, दैट आई एम राइटिंग अ लेटर। आई इसमें सब्जेक्ट है, एम राइटिंग वर्ब है, एंड ऑब्जेक्ट अ लेटर क्या है, एन ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो उर्दू का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल, आप एक अच्छे इंसान हैं। ठीक है जी, आप क्या है, यू, ये सब्जेक्ट है, एक अच्छे इंसान हैं। अब आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना है, वर्ब इन्होंने एंड पे लिखा है, और थर्ड पे इन्होंने लिखा है, ठीक है, और मिड में इनका क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज है। अगर आप ऐसा करें, आप एक अच्छे इंसान हैं, ठीक है, आप यू गुड इंसान इज़ या आर, अगर आप इसके मुताबिक करें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, उर्दू के सेंटेंस के मुताबिक, ये तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगी कि नहीं। तो ये चीज़ है कि आपने ये भी जहन में रखना है कि उर्दू के सेंटेंस स्ट्रक्चर और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। आगे ये मैंने एक एग्जांपल दी है कि आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फ़र्द की आज़ादी एक दूसरे की ज़िद होते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको कहा था आम लोग क्या होते हैं, कॉमन पीपल, ख्याल क्या होता है, थाट, कानून क्या होता है, लॉ, फ़र्द क्या होते हैं, पीपल, आज़ादी क्या है, फ्रीडम, एक दूसरे की ज़िद क्या है, ऑपोजिट या अगेंस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि आप वर्ड को ऑर्गेनाइज और टेंस को। ठीक है, अब क्या है, मैन ऑफ the street are common people believe that the law of a country and freedom of an individual are opposite to each other. नेक्स्ट है, बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती, बज़ाहिर apparently, गलत रॉन्ग, मालूम होना सीम्स नहीं होती, यानी कि आप कोई नेगेटिव डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे। apparently it does not seem wrong। ऐसे ही आपने देखना है कि आप वर्ड्स को, और आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। यू डोंट नीड टू राइट अ वर्ड फॉर एवरी वर्ड प्रेजेंट इन ट्रांसलेशन। ठीक है जी, अब ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है कि बड़े आदमी में वही आम, सादा और छोटी छोटी खूबियाँ होती हैं जिन पर हर शख्स का इख्तियार होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम आदमी में ये खूबियाँ होती हैं और ख़ास आदमियों में इन खूबियों की रूह और इनका जौहर होता है। कायदे आज़म की जानी पहचानी ज़ात में कोई ऐसी बात न थी जो समझ में ना आए। शख्सियत के एतबार से वो एक सीधे साधे आदमी थे। उनकी ख़ास ख़ास खूबियों की फ़हरिस्त कुछ यूँ बनेगी: अज़्म, अमल, दयानत, ख़ताबत और ख़ुददारी। इसको ट्रांसलेट करते हैं, बड़े आदमी में वही आम, सादा और छोटी छोटी खूबियाँ होती हैं। अब देखें, सादा क्या है, सिंपल, छोटी छोटी खूबियाँ, ठीक है, क्वालिटीज़ खूबियाँ होती हैं ना। आम क्या होता है, सिंपल, कॉमन। क्या करेंगे, अ ग्रेट मैन पोजेस, ठीक है, सेम, कॉमन, सिंपल एंड इनसिग्निफिकेंट क्वालिटी जिन पर हर शख्स का इख्तियार होता है। इख्तियार होना, कंट्रोल होना, ऑन विच एवरी पर्सन हैज़ कंट्रोल ऑफ। फ़र्क सिर्फ इतना है, फ़र्क क्या है, डिफरेंस, फ़र्क सिर्फ इतना है। क्या फ़र्क है, आम आदमी में ये खूबियाँ होती हैं और ख़ास आदमी में इन खूबियों की रूह और इनका जौहर होता है। रूह क्या है, स्पिरिट, सोल, ठीक है, इनका जौहर होता है, यानी कि इनकी स्पिरिट। आम देखें, कुछ लोग हर आदमी में
क्वालिटीज़ तो होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास लोग होते हैं जो उनको ज़ाहिर करते हैं, जो उनको पॉलिश करते हैं। तो क्या है जी, द ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस इज़ कॉमन मैन जस्ट हैज़ दीज क्वालिटीज़, कि आम लोगों में ये क्वालिटीज़ होती हैं। वाइल एक्सेप्शन वन पोजेस द सोल एंड स्पिरिट, उनमें सिर्फ क्वालिटी नहीं होती, उनमें विल भी होती है, उन जौहर को वो दिखाते हैं। कायदे आज़म की जानी पहचानी क्या होगी? वेल नोन। ज़ात में कोई बात ऐसी ना थी जो समझ में ना आए, यानी कि उनकी ज़ात के बारे में बताते हैं। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, कि क्या था, क्या होगा जी इसकी ट्रांसलेशन? जानी पहचानी, वेल नोन। इन द वेल नोन शख्सियत, पर्सनैलिटी, इन द वेल नोन पर्सनैलिटी ऑफ कायदे आज़म देयर वाज नथिंग दैट कुड नॉट बी अंडरस्टूड, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको समझा ना जा सके। शख्सियत के एतबार से वो एक सीधे सादे आम से आदमी थे, सिंपल मैन थे। मतलब क्या थे वो? इन हिज पर्सन ही वाज अ क्वाइट सिंपल, ठीक है जी, या एज अ पर्सन ही वाज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है जी, इनकी ख़ास खूबियों की फहरिस्त कुछ यूँ है कि लिस्ट ऑफ हिज डिस्टिंक्टिंग क्वालिटीज़, ठीक है, वुड बी एज़ फॉलो। क्या है जी? अज़्म, किसी चीज़ का हौसला, जब आप कुछ ठान लें वो करें, डिटर्मिनेशन। फिर अमल करना, एक्शन। खताबत क्या होती है? ओरेटरी, स्पीच, ठीक है जी। खुददारी, इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये क्या है? दीज आर द क्वालिटीज़। इस तरह आपने ट्रांसलेशन करनी। पहले आपने देखना है, आप वर्ड्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, फिर टेंस को आइडेंटिफाई करें और इसको ट्रांसलेट करें, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब ट्रांसलेशन के लिए भी मैं आपको पैराग्राफ दूंगी और आपने उसको ट्रांसलेट करना है। थैंक यू वेरी मच क्लास।